हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज यहाँ पर डे 16 होगा और डे 16 में देखिए हमने पहले क्या किया था। पहले हमने आपके कॉन्सेप्ट चल रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा रहे हैं, क्योंकि कामयाबी का एक रास्ता प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से भी होकर जाता है। आपको याद रखना है, अगर आप चाह रहे हैं कि बिना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके ही काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सोल्व जरूर करें। जरूरी नहीं है कि आप हमारे चैनल को देखें या किसी चैनल से ही तैयारी करें, लेकिन जहां से भी तैयारी करें आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जरूर कर लें। अन्यथा आपके मुश्किल हो सकता है जॉब पाने में। यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे पेपर को फुल्ली एनालिसिस करेंगे, और इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, तो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम आपको एश्योर करते हैं कि देखिए यहाँ पर आपकी फुल्ली तैयारी होगी। पूरा कोर्स यहाँ पर यूपी के लिए पढ़ाया जाएगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थोड़ा सा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के चैनल को आप भी प्रमोट कराएं और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल की पहुंच उन लोगों तक हो जाए जो लोग पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि ये चैनल कितना अच्छा है, आपका समय बचाते हुए कितनी अच्छी तैयारी आपको ये करा रहा है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन। नियोजन संगठन निर्देशन एवं नियंत्रण है। प्रबंध के कार्य, प्रबंध के उद्देश्य और प्रबंध के परिणाम या उपयुक्त सभी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबाउट। तो यहाँ होगा सही ऑप्शन आपका प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको याद रखना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये सभी क्या है। और याद रखना है इसमें एक चीज और आती है, पोस्ट कोड, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग इन सबको बताया गया। तो ये किसने दिया था पोस्ट कोड? ये लुथर गुलिक ने दिया था। लुथर गुलिक, ये भी यूपी में कितनी बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी याद रखें। पोस्ट कोड जो नियंत्रण, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इसका जो शॉर्ट नेम है आपका पोस्ट कोड, तो ये किसने दिया था? लुथिर गुलिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Division of labor is related to grouping people and material resources into the regional groups. स्पेशलाइजेशन कहलाता है कोऑर्डिनेशन, डिविजनाइजेशन या गोल सेटिंग। क्षेत्रीय समूह में लोगों और भौतिक संसाधनों को समूहीकृत करके श्रम का विभाजन इससे संबंधित होता है। विशिष्टीकरण से, समन्वय से, मंडलीकरण से या लक्ष्य निर्धारण से। तो इसको बोलते हैं डिविजनाइजेशन। डिवीजन बनाना, और डिवीजन बनाना आपको याद होगा जो फ्योल के प्रिंसिपल थे, उसमें भी सबसे पहला क्या आता है? डिवीजन ऑफ वर्क ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं, हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंध के जो सिद्धांत दिए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 14। वो कौन कौन से हैं? तो वो आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि देखिए कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए फ्यूल के कौन कौन से, फ्यूल के इनमें से आ, कौन से सिद्धांत नहीं है। तो पहला है इसका डिवीजन ऑफ वर्क, और ये कब दिया था फ्यूल ने? इनको दिया था 1926 में। अपनी एक इन्होंने बुक दी थी जिसका नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल ऑफ मैनेजमेंट। उस बुक में इन्होंने इन 14 प्रिंसिपल को दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फादर ऑफ मैनेजमेंट कहे जाते हैं, तो फादर ऑफ मैनेजमेंट भी फ्योल ही कहे जाते हैं। तो इसके जो सिद्धांत है वो क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क है, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है कि कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में ऑथोरिटी दी जाती है काम की, और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। डिवीजन डिसिप्लिन होता है, जिसमें डिसिप्लिन बनाना जरूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड होती है कि एक समय में एक जो आपका अधीनस्थ होता है उसको एक समय में एक ही अधिकारी को उसको कमांड देनी चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है कि सभी को एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। और उसके बाद आता सब ऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब सभी को अपना पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान ना रख के संस्था के हित को देखना चाहिए। अपना हित नहीं देखना चाहिए, संस्था का हित देखना चाहिए। रिमुनरेशन है कि इनको जो कार्य करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनको पर्याप्त और न्यायोचित वेतन मिलना चाहिए। और सोपान एक होती है स्कलर चैन। स्कलर चैन के कम्युनिकेशन करने का क्या एक वे होना चाहिए, बात करने का एक सही वे
होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। ऑर्डर का मतलब है कि सही जगह पर सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कोई चीज़ कहाँ है, कोई चीज़ कहाँ। हर वस्तु का एक स्थान होना चाहिए। ये आता है ऑर्डर में। और स्टेबिलिटी ऑफ टर्नल पर्सनल में आता है कि कर्मचारियों को कार्यकाल स्थित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कर्मचारी आज कोई है, कल कोई और होगा। इनिशिएटिव होने चाहिए। जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयी हैं, उनमें कार्य करने की पहल का गुण होना चाहिए। और लास्ट होता है एस्प्रिट डी कोर, मतलब इनको टीम भावना होनी चाहिए। टीम में एम्प्लॉय को कार्य करना चाहिए। तो आप इन सबको याद रखेंगे। आप दोबारा रिपीट करके इनको सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने बोला क्यों, लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं आपका समय बच जाए। ऐसा ना हो कि आपको ये आते हैं और आपका टाइम ज्यादा लग जाए लिखने में ही। द एलिमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन आर। तो कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? कलेक्टिव एफर्ट, यूनिटी ऑफ एक्शन, कॉमन पर्पज, या सभी, ऑल ऑफ द अबव। समन्वय के तत्व होते हैं, सामूहिक प्रयास होता है, कार्यों में एकता होता है, समान उद्देश्य होता है, या ये सभी होते हैं? तो ये सभी होते हैं। एलिमेंट्स में मतलब कलेक्टिव एफर्ट भी होना चाहिए सभी की, यूनिटी भी होनी चाहिए एक्शन में, और कॉमन पर्पज भी इन सबका होना चाहिए। ये काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन करता है, समन्वय। और इसी को क्या कहा जाता है? प्रबंध का सार कहा जाता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड। देखिए अगर बिजनेस के एनवायरनमेंट की बात करें तो ये टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, आपका इकोनॉमिक भी हो सकता है। तो यहाँ इकोनॉमिक को पूछ रहे हैं कि बताइए इकोनॉमिक में, बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है? इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में भी देख लेते हैं। व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित है आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियां, आर्थिक दशाएं, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजरियल स्किल इंक्लूड्स। जो मैनेजरल स्किल्स है उसमें क्या इंक्लूड होता है? टेक्निकल स्किल्स, मतलब टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए मैनेजर को, या डायग्नोस्टिक स्किल, जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान आना चाहिए, या पॉलिटिकल स्किल्स, मतलब सरकार की सभी नीतियों का, कानून का उसको पता होना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव। प्रबंधकीय कौशल में सम्मिलित है तकनीकी कौशल, नैदानिक कौशल, राजनीतिक कौशल, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। अ सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड टू लिंक द फंक्शन ऑफ सब। लिंक कर रहा है सब यूनिट इन ऑर्गेनाइजेशन इन द कंसिस्टेंट पैटर्न इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, फॉर्मल अथॉरिटी। किसी संगठन में उप इकाइयों को के कार्यों को एक सतत पैटर्न में जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है? सभी छोटी छोटी इकाइयों को क्या करना है? एक डायरेक्शन में जोड़ना है। और इन सबको जोड़ने का काम कौन करता है? जी हाँ, वो करता है आपका समन्वय करता है। तो आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेनरी फ्यूल हैज डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। तो इसने कितनी जगह बांटा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को? हेनरी फ्यूल ने 2 में ग्रुप में, 4 ग्रुप में, 6 ग्रुप में, 8 ग्रुप में। हेनरी फ्यूल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है 2 समूह में, 4 समूह में, 6 समूह में, 8 समूह में। तो सही आंसर होगा आपका 6 ग्रुप, 6 समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हेनरी फ्यूल को याद रखना फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट जो मिलकर बनी होती है, किस किस से मिलकर बनी हुई है? मटेरियल से, लेबर से, एक्सपेंसेस से, या ऑल ऑफ द अबव, इन सब से। तो इन सब से बनी होती है आपकी कॉस्ट। लागत के तत्व क्या क्या है? सामग्री, श्रम, व्यय, उपयुक्त सभी। तो ये सभी लागत के तत्व होते हैं। लागत किसी चीज की तभी बनती है जब उसमें कितना मटेरियल लगा, कितना उसमें लेबर लगी है, और कितना उसका खर्चा और हुआ है, उन सबको जोड़कर उसकी लागत बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो कंट्रोल और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, कौन कौन सी? कंट्रोल रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये किसका पार्ट होती हैं? तो ये किसका पार्ट होती हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग का, बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स का, या नन ऑफ दी दीज। प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण एवं सूचना संबंधी प्रतिवेदन एक हिस्सा होते हैं वित्तीय प्रतिवेदनों का, परिचालन प्रतिवेदनों का, वित्तीय एवं परिचालन दोनों प्रतिवेदनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा आपका परिचालन, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स। तो ये सब किसका होता है? ऑपरेटिंग रिपोर्ट का हिस्सा होता है। क्या क्या? कंट्रोल और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट सेट aside to meet the deficit due to bad debt is reserve, provision, liability, none of the above। प्राप्य ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग से राशि है संचय, प्रावधान, देयता, या इनमें से
कोई नहीं, तो सही आंसर होगा आपका प्रोविजन, मतलब प्रावधान। याद रखना ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो बताता है कि कि आपको क्या करना है, प्रोविजन बनाना बैड डेब्ट के लिए। ये होता है प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, दोनों ही इसके नाम है, और हिंदी में इसको कहते हैं रूढ़िवादिता का सिद्धांत। कंजर्वेटिज्म मतलब याद रखना ये कहता है कि अमाउंट सेट असाइड फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट, एंटिसिपेट द फ्यूचर लॉस बट नॉट प्रॉफिट। फ्यूचर में होने वाले जितने भी लॉस हैं उनके लिए हमें प्रावधान करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए हमें प्रावधान नहीं करना है, केवल लॉस के लिए प्रावधान करना है, ये कंजर्वेटिज्म कहता है। आपको ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ तो आप इसे याद रख सकते हैं। है ना कितना कंजर आदमी, मतलब फ्यूचर में होने वाली लॉस को तो प्रोविजन बनवा रहा है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए प्रोविजन नहीं बनवा रहा है, तो बड़ा कंजर आदमी है। तो याद रखना कंजर्वेटिज्म, तो ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the proposed dividend is 20%, then the percentage of the profit to be transferred to the reserve will be। यदि प्रस्तावित लाभांश 12% है तो संचय में हस्तांतरित किए जाने वाले लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए याद रखना है आपको, अगर लाभ जो होता है 10% से अधिक, 10% से अधिक होता है, 10% से अधिक होता है, ठीक है, लेकिन 12.5 प्रतिशत से कम होता है, ठीक है, से कम होता है, तो इसकी जो दर होती है वो दर होती है 2.5%। हमारा यहाँ भी नहीं आ रहा है, आगे देखें तो दूसरा है कि अगर लाभांश 12.5% अधिक से अधिक होगा, से अधिक से अधिक होगा, और 15% से कम, 15% से कम होगा, तो इसकी जो दर होती है, दर इसकी होती है 5%, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट है इसका कि अगर 15% से अधिक, 15% से अधिक लाभ होगा, ठीक है, अधिक, लेकिन 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 15 से 20% तक, 20% तक, तो इसकी जो लाभांश की दर होती है, तो लाभांश की दर होती है यहाँ पर 7.5%। और यदि 20% से अधिक, यदि 20% से अधिक हो जाता है, यदि 20% से अधिक, यदि 20% से अधिक हो जाता है, इसकी दर हो जाती है आपको 10%। तो ये आपको याद रखना है, 2.5, फिर डबल 5, फिर 2.5 ज्यादा 7.5, और फिर 10। तो हमारा आंसर जो करेक्ट आ रहा है, हमारा करेक्ट क्या होगा, हमारा करेक्ट आ रहा है यहाँ पर 15 से 20 तक। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज इन, सो देखिए ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है, और ट्रायल बैलेंस में आपको क्या है, यहाँ पर स्टॉक दिखाया गया है, नीचे नहीं दिखा रहे, नीचे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती। तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, या ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट दोनों में दिखाएंगे। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा आपका सी, बैलेंस शीट में। आप इसको केवल बैलेंस शीट में दिखाएंगे, आर्थिक चिट्ठे में, क्योंकि याद रखना ये अंदर दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर बाहर दिखाया जाता एडिशनल इंफॉर्मेशन में, या इसको एडजस्टमेंट कहते हैं, तो ये जितनी भी एडजस्टमेंट होती है सभी दो जगह दिखाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। दो जगह का मीन्स ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो इन तीनों में से कहीं ना कहीं दो जगह दिखाई जाती हैं सभी एडजस्टमेंट, लेकिन ये स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि ये अंदर दिया गया है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इफ अ पार्टनर decide that change in the value of asset and liability should be recorded in the book but not in the accounts, then the firm forms memorial revelation account, या इसको मेमोरेंडम रिवलेशन अकाउंट भी कहते हैं, रिवलेशन अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार यह निर्णय करते हैं कि संपत्ति एवं दायित्व के मूल्य में परिवर्तन का जो लेखा पुस्तकों में परिवर्तन लेखा पुस्तकों में तो किया जाए, परंतु खातों में नहीं, तो फर्म क्या बनाती है, स्मरण पुनः मूल्यांकन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता, या लाभ हानि नियोजन खाता। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्मारक पुनः मूल्यांकन खाता, मेमोरेंडम रेगुलेशन अकाउंट। जब भी कोई फर्म में पार्टनर्स आता है या पार्टनर जाता है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है, तो फर्म को बनाना होता है। फर्म क्या बनाती है, तो फर्म बनाती है आपका प्रॉफिट
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है और इसमें क्या करती है, जितने भी संपत्ति के बढ़ने से लाभ हुआ है उनको सबको क्रेडिट में लिखती है, और जितना भी लाभ मतलब प्रॉफिट हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है मतलब संपत्ति मूल्य कम हो गया है, उसको कहाँ लिखती है, डेबिट में लिखती है। इसका उल्टा अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है तो वो लॉस होगा, उसको यहाँ लिखा जाता है डेबिट में, और अगर लायबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट होगा, उसको आपका क्रेडिट में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हमें जो भी चेंज हुआ है उनको ऐसे ही दिखाना है। अगर आपकी एसेट पहले कितनी थी, 1 लाख रुपए की, अब उसमें जो 10,000 की कमी हो गई है, बेशक कमी हो गई हो, फिर भी आपको 1 लाख में ही दिखाना है। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन नहीं, मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे, द सॉल्वेंट पार्टनर शेयर द डेफिसिट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर अमंग द देमसेल्व्स। तो अब गार्नर वर्सेस मर्रे और विलिगन्स, ये तीन दोस्त थे, इसमें से एक जो था दिवालिया हो जाता है, और उसके दिवालिया होने से जो लॉस होता है ये कोर्ट में चले जाते हैं। तो कोर्ट निर्णय देता है, अब जो निर्णय देता है वही आंसर होगा। तो यहाँ यही पूछा था कि गार्नर बनाम मर्रे के नियम अनुसार दिवालिया साझेदार की कमी को जो सही साझेदार हैं, शोधक्षम साझेदार है, वो कैसे बांटते हैं, लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे, पूंजी अनुपात में बांटेंगे, चालू खाते के अनुपात में बांटेंगे, समान अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा आपका बी, पूंजी अनुपात में, इन कैपिटल रेशो। तो वो कैपिटल रेशो में बांटेंगे, जो भी एक साझेदार के जाने से या दिवालिया हो जाने से जो लॉस हुआ है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, तो पूछ रहे हैं बताइए डबल अकाउंटिंग सिस्टम का कौन सा प्रिंसिपल इनमें से है। परचेज इंक्रीज डेबिट, अगर परचेज इंक्रीज होती है डेबिट, इनकम डिक्रीज क्रेडिट, एक्सपेंडिचर इंक्रीज डेबिट, इनकम डिक्रीज क्रेडिट, रिसीवर इज डेबिट, प्रोवाइडर इज क्रेडिट, रिसीवर इज क्रेडिट, प्रोवाइडर इज डेबिट। कौन सा एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है। क्रय बढ़ता है तो नामे मतलब डेबिट, और आय घटती है तो जमा। व्यय बढ़ता है तो नामे मतलब डेबिट, और आय घटती है तो जमा। प्राप्तकर्ता को नामे और प्रदाता मतलब देने वाले को जमा। प्राप्तकर्ता को जमा और प्रदाता को नामे। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर, सही आंसर होगा आपका सी। रिसीवर को डेबिट करेंगे और प्रोवाइडर मतलब गिवर को क्रेडिट करेंगे। ये आपके गोल्डन रूल ऑफ काउंटिंग भी कहे जाते हैं, आपको इनको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि देखिए अप्रोच आपकी दो होती है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और आपकी एक मॉडर्न अप्रोच होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके तीन अकाउंट मेनली रहते हैं रूल को याद करने के लिए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीन अकाउंट होंगे और इन तीनों के ही रूल होते हैं। पर्सनल में रिसीवर को क्या किया जाता है, डेबिट, और गिवर को किया जाता है क्रेडिट। और रियल में क्या है, वोट कम्स इन डेबिट और वोट गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल में क्या होता है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, और जितने भी इनकम्स होती हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक आपकी अप्रोच और भी है जिसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। अब ये मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि ये कहती है कि अकाउंट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके, आप इसको क्लियर से याद रख सकते हैं, CLEAR, क्लियर मतलब सी फॉर कैपिटल। एक तो अकाउंट होगा कैपिटल, ठीक है, दूसरा क्या होगा, लाइबिलिटी अकाउंट होगा, एक होगा एक्सपेंसेस अकाउंट, और एक होगा आपका एसेट अकाउंट, एक होगा आपका आर फॉर रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। अगर कैपिटल, अब इनके रूल की अगर बात करें तो देखिए एसेट और एक्सपेंसेस इन दोनों के तो सेम रूल हैं। अगर ये प्लस होते हैं, बढ़ते हैं, तो इनको क्या करेंगे, डेबिट, और अगर ये कम होते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और बाकी इन तीनों के सभी के रूल बिल्कुल सेम है, इनके लाइबिलिटी हो, कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, इनके रूल क्या है। अगर ये आपका बढ़ता है, इंक्रीज होता है तो इसको क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होता है तो इसको डेबिट करेंगे। आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये रूल है। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग क्या था, सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इनकम, इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट। इनकम टैक्स कहाँ हुआ है, इंटरेस्ट पर डिविडेंड एंड रेंट शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शुड बी debited in the profit and loss appropriation account, should be debited to the provision for taxation and none of these। ब्याज, लाभांश और किराया, किराया इन पर आय
आयकर, इन पर क्या है आयकर, तो इसको कहाँ लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाना चाहिए, लाभ और हानि विनियोजित खाते में डेबिट किया जाना चाहिए, कराधान के प्रावधान में डेबिट किया जाना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर बात करें हम आयकर अधिनियम की अगर धारा हम 19 आयकर अधिनियम 1961 की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो लाभांश होता है, जो आपका लाभांश होता है वह कर मुक्त होता है, ये आपको याद रखना है। क्या होता है, वो कर मुक्त होता है। क्या कर मुक्त होता है, आपका लाभांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The part of the uncalled capital which can be called at the time of winding up the company is called authorized capital, issued capital, called up capital या reserve capital। याचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जा सकता है कहलाता है अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्राथिक पूंजी या संचित पूंजी। याद रखना, अगर 100 रुपए का शेयर है तो कंपनी क्या कर रही है, सारा पैसा मांग लेती है 80 रुपए, लेकिन जो 20 रुपए है उसको नहीं मांगती है, तो इसको बोलते हैं अनकॉल्ड अमाउंट। और इसको कंपनी क्या कहती है कि कंपनी इसको कब मांग सकती है, केवल वाइंडिंग अप पर, अगर कंपनी बंद होगी तभी इस कंपनी को इस अमाउंट को मांग सकती है। तो इस अमाउंट को क्या कहते हैं, तो इस अमाउंट को कहते हैं आपका रिजर्व कैपिटल। क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी, मतलब अपने पूंजी का कुछ पोर्शन अपने पास रखा हुआ है। और आपको इसको स्पेशली मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, आप उसको भी मेरी शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, आपको इसमें डिफरेंस याद रखना है, रिजर्व कैपिटल अलग होता है, कैपिटल रिजर्व अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट है आपका, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म a liability not recorded in the books debit to the realization account, credit to the realization account, credit to the liability account और debit to the revaluation account। विघटन, फर्म के विघटन पर पुस्तकों में न लिखे गए दायित्व को वसूली खाते में डेबिट किया जाएगा, या वसूली खाते में क्रेडिट किया जाता है, या दायित्व खाते में क्रेडिट किया जाता है, या पुनः मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाता है। बात कर रहे हैं कि जब आप डिसोल्यूशन करते हैं पार्टनरशिप फर्म का, उसको बंद करते हैं, तो आप अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और क्या करते हैं आप कि इसमें जितने भी एसेट लाइबिलिटी होती है उनको ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हुई है, एक ऐसी लाइबिलिटी थी, एक ऐसा तगादा था जिसका पता ही नहीं था, बुक्स में आपने नहीं लिख रखा था, तो अब वो सामने आ जाती है, तो ये तो आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, देना तो उसको पड़ेगा। तो आप इसको कहाँ पर शो करेंगे, तो देखो ये आप शो करेंगे, जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है इसमें डेबिट कर देंगे, क्योंकि जितने भी लॉस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी देनदारी होती हैं, उन सबको यहाँ पर डेबिट किया जाता है। ठीक है, और जितना भी यहाँ पैसा आता है एसेट को बेचकर, वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं, इन द कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट 15 लाख 15 लाख इन अ पीरियड, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द एसेट 20,000 एंड डेप्रिसिएशन इज 10,000 आर ऑल्सो कंसिडर्ड। इन दिस केस फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन विल बी 15 लाख, 15 लाख 30,000, 14 लाख 90,000, 15 लाख 10,000। एक अवधि में 15 लाख के शुद्धम लाभ की गणना में, 15 लाख रुपए का शुद्ध लाभ है, उसमें से 20,000 संपत्ति बिक्री का मुनाफा है और 10,000 मूल्य ह्रास का भी अब विचार किया गया है। इस मामले में परिचालन से कोष होगा, ऑपरेटिंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा। तो देखिए, जो 15 लाख रुपए का आपको परिचालन अवधि में आपको शुद्ध लाभ दिखाया जा रहा है, इसमें से आप क्या डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पर आपका 10,000 है। ठीक है, बचेगा कितना, 14,90,000 रुपए यहाँ पर आपके बचेंगे। तो क्या बचेंगे, 14,90,000 रुपए। और यहाँ पर जो सेल हुई है किसकी, संपत्ति की, संपत्ति आपने अपने बेच दी, उस पर जो सेल हुई है 20,000, इसको हम ऑपरेटिंग में नहीं ले सकते। ऑपरेशन में तो ऑपरेटिंग इनकम आएंगी। जैसे यदि आप डस्टर बनाते हैं तो डस्टर को बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। अब आप डस्टर बनाने की मशीन को ही बेचने लगे तो उस पे प्रॉफिट हो जाए तो उसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कहेंगे। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं, शेयर सरचार्ज में बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, रिटर्न ऑफ द गुडविल, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, नन ऑफ द अबव। कह रहे हैं, अंश शुल्क
अधिशुल्क का प्रयोग किया जा सकता है। शेयर नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। क्या है ये? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम का कहाँ यूज किया जा सकता है? और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो यदि आप इशू करते हैं फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड इसमें से नहीं दे सकते, गुडविल को रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते। इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बनाई है, कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, कौन सी इसमें धारा दी हुई है, उसको आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट है 16,000, 16,000। मटेरियल इज 60,000 ऑफ लेबर। व्हाट विल बी द लेबर? तो लेबर क्या होगा? तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट क्या दी हुई है? ओरिजिनल कॉस्ट है आपकी 16,000, और इसमें कह रहे हैं कि मटेरियल 60,000। इसमें मटेरियल कितना लगा है? 60,000 ऑफ लेबर, लेबर का 60,000। तो यहाँ पर जो लेबर पर मटेरियल किस पर डिपेंड है? लेबर पर। तो लेबर को ही मान लेते हैं। तो लेबर कितनी है? मान लेते हैं 100% लेबर है। आपका मटेरियल कितना होगा? 60%। 60 मतलब 60% ये होगा। ये तो अब कॉस्ट कितनी आएगी भैया? आपके अनुसार आपकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? देखिए, कोई माल बनाया है आपने, तो मटेरियल लगाया होगा, प्लस उसमें लेबर लगाई होगी। मटेरियल कितना लगाया है? 60% कॉस्ट। लेबर कितनी लगाई है? 100%। तो टोटल कितना आ गया? 160% आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखिए, आप कह रहे हो कि कॉस्ट कितनी है? 160%, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 16,000। तो आपके अकॉर्डिंग 160 है, तो 160% बराबर क्या दे रखा है? 16,000। तो 1% बराबर कितना होगा? तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 16,000 को आप डिवाइड कर देंगे 160% से। और अगर आपको चाहिए 100%, 100% कितना होगा? तो 100% के लिए आप 16,000 अपॉन 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1 और ये आ जाएगा आपका 10,000। तो 10,000 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 10,000 है आपका सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑर्डिनरी रेजिडेंस इज वन हु कंप्लीज विद बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन ओनली, बेसिक कंडीशंस ओनली, एडिशनल कंडीशंस ओनली, नन ऑफ दीज। एक साधारण निवासी के लिए, एक साधारण निवासी निवासी है जो पालन करता है। एक साधारण निवासी कौन होगा जो पालन करता होगा केवल बुनियादी और अतिरिक्त शर्तों का? केवल बुनियादी और अतिरिक्त शर्तों का, या केवल बुनियादी शर्तों का, या केवल अतिरिक्त शर्तों का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका ए। जो साधारण निवासी होगा वह दोनों को पालन करेगा, बुनियादी शर्तों का भी और अतिरिक्त शर्तों का भी। अब बुनियादी शर्तें क्या है? बुनियादी शर्तें ये हैं कि वह गत वर्ष में, पिछली वर्ष में कुल 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। गत वर्ष में, गत वर्ष में 100 गत वर्ष में 182 या इससे अधिक, 182 या इससे अधिक दिन भारत में मतलब भारत में रहा हो। और दूसरा, वह भारत में, दूसरा क्या होगा? वह भारत में 60 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो पिछले साल वो। एक तो ये है कि 60 दिन, या तो 60 दिन या उससे अधिक, 60 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो, और साथ में एक गत वर्ष से पूर्व, उस गत वर्ष मतलब पिछले साल से भी पहले 4 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में वह 365 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। अब आप देखिए, पिछले साल तो 60 दिन रहा चलो, लेकिन उससे पहले के जो 4 साल थे वहां तो उसके 365 दिन हो रहे हैं। तो ये दोनों शर्तें आ जाएंगी यहाँ पर। और अतिरिक्त शर्तों में और क्या होगा? ये तो होगी बुनियादी शर्तें। ये क्या थी? बुनियादी शर्तें। अतिरिक्त में क्या आ जाएगा? वह गत वर्ष से पूर्व 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। पिछले जो 10 वर्ष हैं, उन 10 वर्षों में वह कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो पिछले 10 वर्षों में। और दूसरी अतिरिक्त शर्त क्या होगी? वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में, पिछले साल को तो छोड़ दो, लेकिन उससे पहले जो 7 वर्ष हैं, उन 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन 730 दिन से अधिक भारत में रहा हो। तो आप याद रखेंगे। अब बुनियादी शर्त क्या होती है? कि वो क्या होती है कि वो पिछली साल 182 या 182 दिन से ज्यादा भारत में रहा हो, तो वो साधारण निवासी होगा। या दूसरा क्या है? कि वो 182 दिन 60 दिन तो पिछले साल, लेकिन उससे पहले जो 4 साल थे उसमें 365 दिन भारत में रहा हो। ये तो है बुनियादी शर्त। अतिरिक्त शर्तें क्या है? कि वह पिछले 10 सालों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। और दूसरी बात, कि गत वर्ष को छोड़ दो, उससे पहले की जो 7 साल थी
उसमें 730 दिन भारत में रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम निवासी कह सकते हैं, साधारण निवासी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका, agriculture incomes include sale of crops, making agricultural produce sellable, income from garden, all of the above। कृषि आय में सम्मिलित है, तो कृषि आय में क्या सम्मिलित होता है? फसल की बिक्री, कृषि उत्पादों को विक्रय योग्य बनाने से आय, या बागवानी से आय, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर होगा उपयुक्त सभी। हो तो रही है फसल की बिक्री करो, उत्पाद बनाकर बेचो, या बागवानी करो, हो तो रही कृषि से आय है, तो ये कृषि आय में ही कहलाते हैं, आते हैं। और कौन-कौन से प्रकार हो सकते हैं? और प्रकार हो सकते हैं, भूमि से प्राप्त किराया या लगान, या भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय, या भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया, या कृषक जो होते हैं कृषि मतलब जो किसान होते हैं उनके द्वारा कृषि की उपज की विक्रय बेचकर जो आय प्राप्त हुई हो, या कृषि प्रयुक्त कृषि भवन से आय, जो भी आपने कृषि के लिए भवन बना रखा उससे कोई आय हुई हो, या फल या फूलों की खेती से आय हुई हो, या कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त पशुओं के चरने हेतु समय उगी हुई घास व जंगल को किराए पर देने से आए। खुदी घास उगी थी लेकिन उसको आपने किराए पर दे दिया, तो वो भी आपके कृषि आय में ही कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a technique of business forecasting? Trend analysis, correlation analysis, time series analysis, regression analysis। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है? प्रवृत्ति विश्लेषण, सहसंबंध विश्लेषण, काल श्रेणी विश्लेषण, या प्रतिगमन विश्लेषण। तो सही आंसर होगा आपका कोरिलेशन एनालिसिस, सहसंबंध विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट आर यूजफुल फॉर। जो इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है वो किसके लिए यूजफुल होती है? टॉप लेवल मैनेजर के लिए, फंक्शनल मैनेजर के लिए, ऑपरेशन रिलेटेड मैनेजर्स के लिए, ऑल ऑफ द अबव। आंतरिक प्रबंधकीय प्रतिवेदन उपयोगी होते हैं शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों के लिए, कार्यात्मक प्रबंधों के लिए, परिचालन से संबंध के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो सही आंसर होगा आपका प्रयुक्त सभी के लिए, ऑल ऑफ द अबव। कोई सा भी हो, सभी के लिए, सभी तरह के मैनेजर के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द इंटर रिप्रेजेंटेशन पॉइंट कंट्रीब्यूट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। बात हुई है यहाँ सम विच्छेद बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, और आपको याद रखना है ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है इससे पिछली बार भी 5 क्वेश्चन पूछे गए पूरे चैप्टर से। मैंने इस पर स्पेशल वीडियो अपने चैनल पर बनाई हुई है, आप उसको जरूर देखें। तो यहाँ पूछा है कि सम विच्छेद बिंदु किसके बराबर होता है? तो सम विच्छेद बिंदु बराबर होता है आपके स्थिर लागत के। जो समविच्छेद बिंदु है वो समविच्छेद बिंदु पर होता क्या है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, और अगर फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर आ रही है तो उसको बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर ना ही प्रॉफिट प्रॉफिट जो होगा, ना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा, और ना ही कॉस्ट के बराबर आपको प्रॉफिट नहीं होता है। मतलब इतना कमाई हो जाती है, इतनी सेल होती है जितना आपका खर्चा हुआ है। ये न लाभ न हानि का पॉइंट होता है, इसको आपको याद रखना है। इसके फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। अब वो फॉर्मूले हैं क्या जो आपको याद रखने हैं? क्योंकि कोई सा भी पूछा जा सकता है। देखो आपको याद रखना है BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल। ये आपको याद रखना है, इनटू सेल। और जो आंसर आएगा ये किस में आएगा? रुपीज में आएगा, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा इसका एक फॉर्मूला और होता है BEP इजिकल टू होता है सब में फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ये भी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये तो किसकी बात थी? रुपीज की। लेकिन अगर इसको दिखाना पड़े यूनिट में, तो यूनिट में क्या दिखाओगे? तो देखिए फॉर्मूला तो यही होगा, फिक्स कॉस्ट इनटू, अब जो सेल है ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। और जो नीचे कंट्रीब्यूशन था ना उसको भी क्या करेंगे?
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे, ठीक है। और अब की बार इसमें क्या करने वाले हैं हम, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ये आ जाएगा आपका इकाइयों में आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तब होगा जब आपका इकाइयों में आंसर दे रखा, लेकिन आंसर रुपीज में भी आएगा, आंसर रुपीज में भी आएगा, रुपीज में ही आएगा। लेकिन अगर आपको इकाइयों में बात करनी है, उसके लिए बीईपी यूनिट में अगर आपको देखना है, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट लेना पड़ेगा और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना होगा। अब आप देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ रुपीज में आ रहा है तो यहाँ सेलिंग पर यूनिट भी आ रहा है और यहाँ केवल फिक्स कॉस्ट आ रहा है। खैर हमारा क्या पूछा गया था कि किसके बराबर हो गए, कैसे भी पूछ लिया जाता है, तो कुल स्थिर लागत जो होती है उसके बराबर होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूले की अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट, सॉरी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Person who takes the risk of producing goods or service to the unprofit is called entrepreneur, professional, businessman या इन्वेस्टर्स। वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए माल अथवा सेवाओं को उत्पादित करने का जोखिम उठाता है उसे क्या कहते हैं, उद्यमी, पेशेवर, व्यापारी या निवेशक। तो उसको कहा जाता है उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कहा जाता है उसको, उस व्यक्ति को जो रिस्क लेता है बिजनेस करने का। 3% एजुकेशन केसेस इज पेबल ऑन इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, सरचार्ज नन ऑफ दीज। 3% शिक्षा उपकर, एजुकेशन, एजुकेशन सरचार्ज, ठीक है। तो 3% शिक्षा उपकर देय है किस पर, इनटैक्स आयकर पर, आयकर और अधिभार पर या इनमें से कोई नहीं। तो ये दे है आपका इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, आयकर और अधिभार पर। नेक्स्ट देखते हैं। Indifference curve is the combination of two goods which are complementary goods, are substitute goods, are not related to each other, are the related to the two different persons। तटस्थ वर्ग दो वस्तुओं का ऐसा संयोग है जो पूरक वस्तुएं होती हैं, स्थानांतरण वस्तुएं होती हैं, परस्पर संबंधित नहीं होती हैं या दो भिन्न व्यक्तियों से संबंधित होती हैं। तो सही आंसर होगा आपका स्थानांतरण वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको एक जगह दूसरे को भी उपयोग कर किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट याद रख, तो जो बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है या ये याद रखना, अगर हम इन डिफरेंसेस कर्व बनाए, इधर गुड्स ले लेते हैं y और इधर गुड्स ले लेते हैं हम x, तो आपको याद रखना है कि जो तटस्थ वक्र होते हैं, जैसे ये तटस्थ वक्र है, जैसे ये L1 है, ये आपका L2 है, ये आपका L3 है। तो इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है, क्या कि जो तटस्थ वक्र होते हैं नीचे की तरफ ढलान की ओर, इनका ढलान जो होता है नीचे की तरफ होता है, पहली बात। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोदोत्तर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा ये है कि जो ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि ऊंची स्तर को प्रकट करता है, जो जितना ऊंचा संतुष्ट वक्र होगा, तटस्थ वक्र होगा, वो ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि को प्रकट करता है। और दूसरा ये कि ये एक दूसरे को न छूते हैं न एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। और एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को नहीं छूता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the correlation coefficient between two variables inter indeterminate, it means correlation 1 plus 1 0 0.5। यदि दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक अनिश्चित है, सहसंबंध गुणांक क्या रहा है, अनिश्चित, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, सहसंबंध क्या होगा भाई, यहाँ तो गुणांक की बात हो रही है, गुणांक क्या आ रहा है, इनफाइनेटिव आ रहा है। तो गुणांक जब इनफाइनेटिव आ रहा है तो बताइए सहसंबंध कैसा होगा, इसका मतलब सहसंबंध यहाँ पर जीरो होगा। सहसंबंध क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। सहसंबंध क्या हो सकता है, +1 हो सकता है, +1 -1 से +1 के बीच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो सहसंबंध भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जीरो होगा जहां पर ये इनफाइनेटिव आ रहा है सहसंबंध गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वी शुड एक्सपेक्ट अ नेगेटिव कोरिलेशन व्हेन स्टडीइंग अ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली,
प्राइस एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, सेल एंड प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, नन ऑफ द अबव। इनके बीच के संबंध का अध्ययन करते समय हमें नकारात्मक सहसंबंध की उम्मीद करनी चाहिए। किसके? परिवार की आय और व्यय। जैसे परिवार की आय बढ़ेगी तो व्यय भी बढ़ेंगे, या उत्पाद की कीमत, कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, नहीं मांग कम होगी। और कंपनी की बिक्री, बिक्री बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये नेगेटिव की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव की किस में आएगा? बी। आपने देखा कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, देन, मार्जिनल यूटिलिटी जो है जीरो है, देन टोटल यूटिलिटी भी जीरो होगी। टोटल यूटिलिटी डिक्रीज ऑन द कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, या जैसे आप वन एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करेंगे तो वहां पर क्या जीरो आना शुरू होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। या टोटल यूटिलिटी इंक्रीज ऑन द कंजप्शन ऑफ द एडिशनल यूनिट, या टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। सीमांत उपयोगिता यदि शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता शून्य होती है, या एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता घटती है, या एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग कुल उपयोगिता बढ़ाती है, या कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो सही आंसर होगा आपका कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। बात समझिए यूटिलिटी क्या है। देखिए, यूटिलिटी है किसी चीज से मिलने वाली संतुष्टि। ठीक है, जैसे आप एक रोटी खा रहे हैं, जैसे आप एक पेटीज खा रहे हैं तो उस पेटीज से आपको संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, आप एक पेटीज खाते हैं, यहाँ बना लेते हैं इसको। जैसे जैसे आप एक पेटीज खाते हैं तो आपको संतुष्टि ज्यादा मिलती जाएगी। ठीक है, फिर एक और बढ़ाएंगे तो अब की बार जो संतुष्टि मिलेगी, यूटिलिटी मिले यूटिलिटी मिलेगी, वो पहले से थोड़ी कम हो जाएगी। एक और फालतू खाएंगे और हो जाएगी, लेकिन ये बढ़ेगी तो सही डिमिनिशिंग रेट से, लेकिन एक स्तर ऐसा आ जाएगा जहां पर क्या होगा कि ये यूटिलिटी मिलनी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और जब ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो समझ जाना कि यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी अब तक आपको मिली, आपका पेट भर चुका है तो अब तक जो मिली है वो मैक्सिमम है। इसके बाद अगर आप चीजों को फिर भी खाते हैं तो अब आपकी ये माइनस आती चली जाएगी। क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। तो याद रखना मार्जिनल यूटिलिटी, और जब जीरो हो जाती है तो याद रखना यहाँ पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है, इसके बाद घटना शुरू कर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल? बूम, डेप्रेशन, रिकवरी, एक्सेलरेशन। कौन सा व्यापार चक्र का भाग नहीं है? उछाल, अवसाद, समुत्थान, या गतिवर्धन। एसिलरेशन मतलब गतिवर्धन व्यापार का चक्र का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्न समंकों का लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए, और यहाँ पर आपको 2 साल का क्या दिया हुआ है? विक्रय दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, और आपको लाभ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, जब आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूले कई होते हैं, मैं आपको अभी लिखा दूंगा। चेंज इन प्रॉफिट, क्या लिखते हैं? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। तो देखिए यहाँ पर चेंज देखते हैं, लाभ में कितना चेंज हुआ है? 5,000। और हाँ, इंटू 100%, के लिए इंटू 100। तो कितना चेंज हो गया प्रॉफिट में? आप यहाँ से माइनस करेंगे जो अब है, अब कितना है? 10,000। पहले कितना था? 5, तो माइनस करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कभी कभी हम माइनस का भी दे देता है इसलिए। तो जब 5,000 तो कितना बचेगा? 5,000। चेंज कितना है? 5,000। अब आप सेल में चेंज देखिए, अब कितनी है? 75,000। पहले कितनी थी? 50,000। तो कितनी सेल में चेंज हुआ है? चेंज जो हुआ है यहाँ पर 25,000 का चेंज हुआ है, इंटू 100। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 से इसको काटेंगे, 5 5 जा 25, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 20%। इट मीन्स आपका जो 20% करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको और भी फॉर्मूले दिखाता हूँ कि टोटल प्रॉफिट वॉल्यूम के रेशो के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। इसी पेज पर लिख लेते हैं वो सभी फॉर्मूले, क्या क्या फॉर्मूले हमारे हो सकते हैं, या नया पेज ले लेते हैं उस पर लिखवा देता हूँ। तो देखिए, पहला अगर फॉर्मूले की बात करें, पहला क्या हो सकता है फॉर्मूला? पहला देखते हैं यहाँ पर, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला। तो हमें किसका लिखना है? फर्स्ट फॉर्मूला हमें लिखना है पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का जो फॉर्मूला होगा, फर्स्ट होगा आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन,
कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी आपको रखना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। ठीक है, ये होगा आपका पहला फॉर्मूला किसका, आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का और कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, और आपका हो सकता है कि आप क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन को लिख सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स। सेल्स अपना ऐसे ही रहेगा और इनटू 100, ये भी हो सकता है दूसरा फॉर्मूला। तीसरा आपका ये भी हो सकता है कि देखिए, आपकी जो सेल होती है वो कैसे बनेगी, आपकी सेल जो होगी उसमें क्या क्या हो सकता है आपका। देखिए, सेल में हो सकता है आपका, कि सेल में क्या हो सकता है आपका, सेल में हो सकता है आपका फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हो प्लस आप उस पर प्रॉफिट लेंगे तो भी आपकी सेल हो जाएगी। और अपॉन सेल्स इनटू 100, तो आपका ये फॉर्मूला हो सकता है। ये कितने हो गए आपके, तीन फॉर्मूले हो गए। और फोर्थ क्या हो सकता है आपका, फोर्थ वही होगा जो ऊपर था, लेकिन फर्क बस इतना होगा कि इसमें क्या होगा कि जो कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पर बात करेंगे या सेल की बात करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल पर यूनिट। ठीक है, सेल पर यूनिट इनटू 100। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल पर यूनिट। या स्कोर कैसे लिख सकते हो आप, कंट्रीब्यूशन को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अपॉन सेल पर यूनिट इनटू 100। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 और फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। और कंट्रीब्यूशन की जगह सेल्स माइनस वॉल्यूम वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हो। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दूसरा क्या था जो अभी हमने यूज किया था, वो क्या था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। और आपको पता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि चेंज को हम डेल्टा भी कह देते हैं, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा मतलब चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। ठीक है, इनटू 100। ये भी किसका फॉर्मूला हो सकता है, आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का ये एक फॉर्मूला हो सकता है। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको वेरिएबल कॉस्ट दे दी जाती है वन में। अगर आपको परसेंटेज में दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है, आपको वेरिएबल कॉस्ट दे दी जाती है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो वो हो जाएगा आपका फॉर्मूला उसके लिए वन माइनस जो भी आपको दिया होगा वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज। ठीक है, ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है, तो इनको आप अच्छे से लिख लें। खैर, इसका आंसर आपका करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इनटू टू कैटेगरी, रूरल एंड अर्बन, इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, नन ऑफ द अबव। किसी महाविद्यालय के छात्रों का ग्रामीण एवं शहरी दो वर्गों में वर्गीकरण कहलाता है। गुणात्मक वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, या इनमें से कोई नहीं। आंसर सही होगा आपका सी, भौगोलिक वर्गीकरण। क्यों होगा भौगोलिक वर्गीकरण, क्योंकि देखिए, इसमें ज्योग्राफी की बात हो रही है, रूरल और ग्रामीण, तो ये किसका हो जाएगा, आपका ज्योग्राफिकल हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि ज्योग्राफी की बात हो रही है, जगह की बातें हो रही है, एक ग्रामीण है और एक शहरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ द ग्रोस फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट इज इन अ ईयर 30 करोड़, revenue deficit is 1,50,000 crore, 150 crore, and interest payment is 80,000 crore, then primary deficit of the government in the year। अगर यहाँ प्राइमरी डेफिसिट की बात करें, तो ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है, ये होती है कि जो सरकार के लिए ब्याज अदायगी कितनी बड़ी या छोटी समस्या है, ये बताती है कि कितना ब्याज आपको देना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो आपकी यहाँ पर दिया हुआ है ग्रोस फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो ग्रोस फिजिकल डेफिसिट दी हुई है आपकी, ठीक है, ये जो दी हुई है आपकी 3 लाख करोड़,
इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे? इसमें से आप माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट आप इसमें से माइनस कर देंगे, जो कि 80,000 करोड़ का। तो ये आपका 2,20,00,000 की क्या बच जाएगी? आपकी क्या बच जाएगी? ये हो जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होगी यहाँ पर आपकी? ये होगी आपकी फिजिकल डेफिसिट और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट की बात नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 2,20,000 करोड़। मतलब आंसर यहाँ पर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The system of the recording transaction on the basis of the two aspect concept is called double accounting system कहेंगे, double accounting system कहेंगे, single accounting system कहेंगे, none of these। द्विपहलू अवधारणा के आधार पर लेन देनों को अभिलिखित करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा खाता प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली या एकल लेखा प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है इन दोनों में ही होता है, डबल अकाउंट सिस्टम या डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो देखिए, यहाँ काउंटिंग का पूछ रहे हैं। ये जो सिस्टम होता है ये सॉरी ये आपका अकाउंटिंग का सिस्टम होता है। तो आप अकाउंट का सिस्टम नहीं देखेंगे, डबल अकाउंटिंग सिस्टम देखेंगे, जिसके पितामह कौन कहे जाते हैं? लुकास पैसोली कहे जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। हर हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, यहाँ पर एक डेबिट और एक क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, which of the following will be recorded in the accounting book of transaction? Health of the managing director of the company, quality of the goods of the company, value of the plant and machinery, none of these। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलिखित किया जाएगा? कंपनी के प्रबंध निदेशक का स्वास्थ्य, कंपनी के माल की गुणवत्ता, संयंत्र और मशीन का मूल्य, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका संयंत्र और मशीन का मूल्य, वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑफ मशीन ने, क्योंकि इसी को ही बस पैसे में मेजर किया जा सकता है। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि उन्हीं ट्रांजैक्शनों को आप लिख सकते हैं जिनको मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिपिंग बिल इशूड बाय शिपिंग कंपनी, एक्सपोर्टर, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी या इंपोर्टर। जो जहाजी बिल्टी होती है ये निर्गमित की जाती है जहाजी कंपनी द्वारा, निर्यातक द्वारा, बंदरगाह प्रन्यास अधिकारी द्वारा, या आयतक द्वारा। सही आंसर होगा आपका जहाजी कंपनी द्वारा, शिपिंग कंपनी द्वारा शिपिंग बिल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड टू इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू द शेयर एंड डिवेंचर ओनली बाय। पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है केवल प्रोस्पेक्टस के प्रोस्पेक्टर के द्वारा, या प्राइवेट कंपनी, या ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर हिंदी भी देख लेते हैं। अंशों व ऋणपत्रों में अभिदान आमंत्रित करने के लिए क्रय विवरण निर्गत कर सकती है केवल सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी, प्रयुक्त सभी मतलब दोनों कंपनी, या आपकी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, वही इशू कर सकती है आपने इन सब्सक्रिप्शन के लिए कर सकती है। और 90% क्या होता है? 90% आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, और 25% कम से कम 25% आपको शेयर एप्लीकेशन मनी भी मांगनी है। ये भी बात सही है। और सभी ठीक है, ये आपको याद है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इनकम कैन बी मेजर बाय एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। राष्ट्रीय आय का मापन किया जा सकता है व्यय गणना विधि द्वारा, आय गणना विधि द्वारा, उत्पादन गणना विधि द्वारा, या उपरोक्त के सभी के द्वारा। तो सही आंसर जो होगा, सही आंसर होगा आपका यहाँ पर देखिए, सभी की जो होती हैं, सभी क्या होती हैं? सभी विधि होती हैं। ठीक है, सभी विधि होती हैं। किसकी विधि होती हैं? सभी एक्सपेंडिचर मेथड भी है, इनकम मेथड भी है, क्योंकि नेशनल इनकम तो प्रोडक्शन मेथड भी है। तो ऑल ऑफ द अबव मतलब डी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
In the long run, relation between the cost output depends on return on scale, fixed ratio of variables, return on variable factor, return of the fixed factor, दीर्घकाल लागत और उत्पादित उत्पत्ति का संबंध निर्भर करता है पैमाने के प्रतिफल पर, चरों के निश्चित अनुपात पर, परिवर्तनशील घटकों के प्रतिफल पर या स्थिर घटकों के प्रतिफल पर। सही आंसर होगा आपका पैमाने के प्रतिफल पर, रिटर्न टू स्केल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Supply create its own demand and hence full employed is natural situations. This theory is related to Say law, Say का नियम या Pigu's law employment या Giffen's paradox या Keynes employment theory। आपूर्ति अपनी मांग समय बनाती है और इसलिए पूर्ण रोजगार एक प्राकृतिक स्थिति है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? से के नियम से, पिंगू का रोजगार नियम, गिफिन का विरोधाभास या किन्स का रोजगार सिद्धांत। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका से का नियम। से का नियम क्या है कि वो कहता है कि जो डिमांड होती है, जो आपकी सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। ये से का नियम है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेविएशन फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ परमानेंट नेचर, प्योरली टेम्परेरी, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, नॉर्मल सिचुएशंस। रोजगार की प्रतिष्ठ सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार से विचलन की स्थिति होती है, स्थायी प्रकृति की, पूरी तरह से अस्थायी, काल्पनिक स्थिति, सामान्य स्थिति। सही आंसर होगा आपका पूरी तरह से अस्थायी, प्योरली टेम्परेरी होती है, परमानेंट नेचर की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In which sampling the entire population is divided into the mutually exclusive group, conventions sampling, quota sampling, judgment sampling, snowball sampling। किस प्रति चयन में संपूर्ण जन समुदाय पारस्परिक रूप से अपवर्णी समूह में विभाजित होता है? सुविधा प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, कह रहे हैं कि किस संपूर्ण जन समुदाय, या निर्णय प्रतिचयन या इसने बॉल। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका बी, कोटा प्रतिचयन, कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंपलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैंपलिंग बेसिस, ओवरऑल बेसिस, सिस्टमैटिक एरर, सैंपलिंग एरर। प्रतिचयन त्रुटि इससे विपरीत आनुपातिक है। प्रतिचयन आधार, समग्र आधार, क्रमबद्ध त्रुटि, प्रतिचयन त्रुटि। तो सही आंसर होगा आपका ए, प्रतिचयन आधार, सैंपलिंग बेसिस। सैंपलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैंपलिंग बेसिस। नेक्स्ट देखते हैं। In which of the following forecasting technique data obtained from the past experience is analyzed? डिक्शनरी फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग या ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान तकनीक में पिछले अनुभवों से प्राप्त संबंधों का विश्लेषण किया जाता है? विवेकात्मक पूर्वानुमान, काल श्रेणी पूर्वानुमान, सहयोगी पूर्वानुमान या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका काल श्रेणी पूर्वानुमान, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम टेक्निक ही ऐसी है जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, ऑब्टेनिंग किया जाता है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एनालाइज को। नेक्स्ट देखते हैं। द रिपोर्ट विच complies information about to entire organization and in which outsider are also interested is called enterprise report, control report, research report, budget report। वह प्रतिवेदन, वह रिपोर्ट जो संपूर्ण संगठन के बारे में सूचनाएं संकलित करता है तथा जिसमें बाहरी लोगों को भी रुचि होती है, तो वो क्या कहलाती है? उद्यम प्रतिवेदन, नियंत्रण प्रतिवेदन, अनुसंधान प्रतिवेदन या बजट प्रतिवेदन। तो सही आंसर होगा आपका उद्यम प्रतिवेदन। एंटरप्राइज रिपोर्ट में सभी का इंटरेस्ट रहता है, बाहरी व्यक्तियों का भी।
ठीक है, तो ऐसा प्रतिवेदन है जिसमें सूचनाएं संकलित करता है तथा जिसमें बाहरी लोगों को भी रुचि रहती है, वो है एंटरप्राइज रिपोर्ट। द बैलेंस ऑफ द ट्रेड वाज फेवरेबल इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये तो खैर भारत से भारत से भारत के अनुकूल था, व्यापार से भारत के अनुकूल था। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो फेवरेबल कब रहा था इंडिया में, वो फेवरेबल कब रहा था? तो ये रहा था आपका 1977 से लेकर 1974 से 74। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 70 से 74 का जो ईयर था, 74 मतलब 70 से 74 जो था, उसमें जो भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड रहा वो कैसा रहा था? फेवरेबल रहा था। आप ये भी याद रख लें कि अब से पीछे कैसा है, ये भी आप अपने एग्जाम देने से पहले इसको याद रखें कि जो एग्जाम से पहले कैसा है, और अगर हो चुका हो फिर ये आपका भी कैलकुलेट, तो अब का भी देख लें जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं। एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू। देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाती है, और एडमिशन के समय तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा हो, पार्टनर्स आ रहा हो, पार्टनर्स का रिटायरमेंट हो रहा हो, या पार्टनरशिप फर्म में क्या हो रहा हो, डेथ हो गई हो किसी पार्टनर की। सभी केसेस में जितने भी एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू बदल जाती हैं, उससे लॉस प्रॉफिट होता है, उन सभी को रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर उसको कहाँ पर क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट तो क्रेडिट करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में, लॉस को डेबिट करते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट ऑफ द decision making process, to help in the valuation of the inventory of the manufactured goods। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संगठन के लाभ को अधिकतम करना, वस्तु एवं सेवाओं की विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंध को सूचनाएं प्रदान करना, निर्मित माल की रहतियों के मूल्यांकन में सहायता करना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंध की सूचनाएं प्रदान करना, ये होता है उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लिश का भी देख लेते हैं, इसका क्या होगा आपका? सी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं, इफ शेयर ऑफ 10 for which 8 has been called, 6 has been paid, 6 has been paid is forfeited, then share capital account should be debited by। देखिए शेयर कितने का है? 10 रुपए का शेयर है, इफ शेयर इज 10 रुपीज। ठीक है, अब इसमें से 8 रुपए तो क्या कर लिए हैं? मांग लिए गए हैं, होल्ड अप है। क्या है? होल्ड अप है। और 6 हैज बीन पेड, और इस 8 में से भी 6 रुपए तो पेड कर दिए हैं जिसके भी पास ये शेयर था, लेकिन उसने 2 रुपए क्या किए हैं? ये अनपेड है, ये नहीं दिए हैं, या इसको कह सकते हैं कॉल इन एरियर्स हैं। अब कंपनी क्या करे? इस शेयर को छीन लेती है। तो पहली बात, कंपनी एंट्री क्या करेगी? कंपनी एंट्री करेगी यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट को तो करेगी डेबिट, और टू में आपकी करेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट, और टू शेयर या टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल को कितने अमाउंट से करेगी यहाँ पर डेबिट? तो ये करेगी जितना आज तक मांग लिया। कितना मांगा? कोल्ड अप 8 रुपए मांग लिया, तो 8 यहाँ। शेयर फॉरफिटेड, जितना पैसा मिल गया, 6 रुपए मिल गया, तो यहाँ। कोरिन एरिया, जितना नहीं मिला, यहाँ। अब क्या पूछा है? इसने पूछा कि बताइए फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? देख लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिटेड हो रहा है वो हो रहा है आपके 8 रुपए से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन appropriate to use. It is appropriate to use LIFO, last in first out method when price are falling, rising, stable, all of the above. तो LIFO विधि का प्रयोग मतलब लास्ट में आना पहले जाना तब उपयुक्त होता है जब कीमतें गिर रही हो, बढ़ रही हो, स्थिर हो या उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका किया जाता है आपका जब कीमतें आपकी मतलब बढ़ रही होती हैं, राइजिंग होती हैं, तो आप लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं। ठीक है, जब कीमतें बढ़ रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो याद रखना कीमतें जब बढ़ेंगी तो हम जो लास्ट में आई है उसको पहले निकालेंगे, पहले इशू करेंगे उस सामग्री को। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ जनरल पार्टनरशिप फर्म नॉट एक्सीड टू। तो देखिए जो होने चाहिए वो अब 50 है। 50 से ज्यादा एक जनरल पार्टनरशिप में नहीं होने चाहिए। उस टाइम के जब ये क्वेश्चन आया था तब कितने थे आपके? 20 थे। खैर अब आपके कितने हैं कि पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ठीक है, वैसे कहा गया कि इसको केंद्र सरकार चाहे तो 100 भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल कितने हैं? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले तो इसको 20 ही दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द लिमिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी टू बी क्लासिफाइड अंडर द स्मॉल इंडस्ट्री इज। तो देखिए यहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको। क्या आएगी कि देखिए अब जो नई लिमिट है उसको भी आपको बदलना है। यहाँ पर बात होगी मशीनरी टू बी, प्लांट एंड मशीनरी टू बी क्लासिफाइड एज स्मॉल इंडस्ट्री इज। तो बात करें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, तो देखिए MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो माइक्रो कौन से होंगे, स्मॉल कौन से होंगे, मीडियम कौन से होंगे एंटरप्राइजेज, ठीक है, और लार्ज कौन से होंगे। तो ये आपका जो क्लासिफिकेशन बदलता रहता है, उस टाइम का ये अलग था। अब हम इसका आंसर उसके टाइम के अनुसार नहीं दे सकते, अब के अनुसार देंगे। अब जो पहले तो आपको ये भी देखना पड़ेगा इसमें कि जो आपका है ये मैन्युफैक्चरिंग है, आपका जो एंटरप्राइजेज है वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस एंटरप्राइजेज है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्मॉल की बात करें हम, अगर यहाँ हम स्मॉल की बात करें तो स्मॉल में मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है और आपका सर्विस भी हो सकता है। और स्मॉल में ये आ जाता है कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़, कितना है आपका? 5 करोड़ तक का है। ये तो आ जाता है आपका किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में। और सर्विस में आ जाता है आपका 2 करोड़ तक का। आप इसको अच्छे से जरूर देख लें और इसका आंसर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर आप जरूर देखें कि नया अभी इसमें फिर रिवाइज हुआ है। ठीक है, वैसे अगर उस समय की बात थी जिस समय इस क्वेश्चन को पूछा गया था, उस समय तो जो अकॉर्डिंग तो आ रहा था वो 5 करोड़ था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहले तो ये था कि एक क्या था? एक था, 5 था, 10 था। ठीक है, लेकिन अब ये बदल गया है। अब देख लेना अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड बाय। तो इंडिया में जो सेंसस कंडक्टेड किए जाते हैं वो कौन करता है? नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन या रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर या नन ऑफ द अबव। भारत में जनगणना की जाती है, तो जो जनगणना की जाती है राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण संगठन द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा या महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये वैसे तो गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है, लेकिन गृह मंत्रालय में भी देखें कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत तो आती है, लेकिन उसमें कौन करता है? महारजिस्ट्रार या महापंजीयक। ये आएगा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्टिंग आर कंपैरिजन, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पूछे जर्नल प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्टिंग आर, प्रतिवेदन के सामान्य सिद्धांत है तुलना, संगतता या परिशुद्धता या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। जो एक जनरल प्रिंसिपल रिपोर्ट होता, एक जो रिपोर्ट होती है उसके जनरल प्रिंसिपल क्या था कि वो उसमें कंपैरिजन भी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ये सभी होने चाहिए उसमें। नेक्स्ट, द ड्यूटी लाइव्ड ऑन द import and export
गुड्स इज कॉल्ड एक्सरसाइज ड्यूटी कहते हैं उसको। किस पर? जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाई जाती है ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। परचेज एंड सेल ड्यूटी कहते हैं, ट्रेड ड्यूटी कहते हैं। माल के आयात एवं निर्यात पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पाद शुल्क, सीमा शुल्क, क्रय एवं विक्रय शुल्क या व्यापार शुल्क। तो सही आंसर होगा आपका बी, कस्टम्स ड्यूटी। सीमा शुल्क उसको कहते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी का सबसे अच्छा टेस्ट कौन कर सकता है? क्विक रेशो, करंट रेशो, परफेक्ट लिक्विड रेशो, नन ऑफ द अबव। तरलता का सबसे सटीक परीक्षण है त्वरित अनुपात, चालू अनुपात, उपयुक्त में से कोई नहीं है, पूर्णतः तरल अनुपात। तो पूर्णतः तरलता अनुपात, परफेक्टली लिक्विड रेशियो जो होगा, ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट करता है लिक्विडिटी का। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एलिमेंट कौन सा नहीं है? ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पेरोल मैनेजमेंट, जॉब इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मानव संसाधन नियोजन नहीं है। भर्ती एवं चयन या वेतन एवं सूची प्रबंध, कर्मचारियों का कार्य मूल्यांकन। तो सही आंसर होगा आपका सी, वेतन सूची प्रबंध। पेरोल मैनेजमेंट इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट देखेंगे, which of the following index statistics both time reversal and factor reversal test? Laspre index, Fisher index, Paschen index या किल इंडेक्स। निम्न में से कौन सा सूचकांक समय उत्क्रमण और कारक उत्क्रमण परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है? लेस्प्रे का सूचकांक, फिशर का सूचकांक, पाश्चे का सूचकांक, केरी का सूचकांक। सही आंसर होगा आपका बी, फिशर का सूचकांक। ठीक है, तो सॉरी, फिशर का सूचकांक बी, क्योंकि इसमें इसको आदर्श आइडियल इंडेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लेस्प्रे और पाश्चे के दोनों के ही इंडेक्स आ जाते हैं। क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला भी आप याद रखें। इसका फॉर्मूला होता है इसका सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ठीक है, और लास्ट में फाइनली होता है बाहर 100। ठीक है, यहां तक तो ये रूट होगा, बाद में होता है 100, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइम गोल। और हाँ, इसमें एक बात और देखो, ये जो फॉर्मूला है सिग्मा पी क्यू और सिग्मा पी पी क्यू, ये 10 और डबल जीरो, ये आ जाता है लेस्प्रे का और ये आ जाता है पाश्चे का, और दोनों को मिलकर ये फिशर का बन जाता है। द मेन गोल ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर, जो मेन गोल होते हैं मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल पर्सनल एंड प्रोडक्शन, सोशल प्रोडक्शन एंड सिस्टम्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल और नन ऑफ द अबव। अधिकांश संगठनों के लिए प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? सामाजिक, निजी और उत्पादन, सामाजिक उत्पादन प्रणाली, निजी और अवैयक्तिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका सामाजिक उत्पादन और प्रणाली, सोशल प्रोडक्शन एंड सिस्टम्स। ये होता है मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ यूनिट रिलेट टू द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज each of allowed to use, the linkage of their action to the goal of the firm, their linkage to the outside world, none of these। लाइन और स्टाफ के बीच प्रमुख भेद इससे संबंधित होता है संसाधनों की मात्रा का उपयोग करने के लिए प्रत्येक को मिली हुई अनुमति, फर्म के लक्ष्यों से उनके कामों का जुड़ाव, बाहरी दुनिया से उनका जुड़ाव, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका बी, फर्म के लक्ष्यों से उनके कर्मों का जुड़ाव, द लिंकेज ऑफ दियर एक्शन टू द गोल टू द फर्म। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोलिंग इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कंट्रोलिंग में सब आते हैं बस एक को छोड़कर, रिजल्ट मेजरमेंट, सेटिंग ऑफ गोल्स, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो परिणाम का मापन,
लक्ष्य स्थापित करना, सुधारात्मक कार्रवाई करना, मानव संसाधन का चयन। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, मानव संसाधन का चयन, सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एनी गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर आपने गुड्स परचेज किया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब आपने उधार खरीदा है, परचेज तो परचेज डेबिट ही होगा, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा, जिससे खरीदा है, तो आप किसको करेंगे, परचेज को ही डेबिट करेंगे। गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है तो आपने परचेज डेबिट, तो कौन सा हो जाएगा आपका, डी। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिल्कुल ही इजी कहलाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है, साझेदारी सल्लेख कहलाता है। लेकिन याद रखना है रिटर्न की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A written statement of organizational purpose is called mission statement, formalization, formal organization chart, none of these। संगठन उद्देश्य का लिखित विवरण को कहते हैं मिशन विवरण, औपचारिकता, औपचारिक संगठन चार्ट्स, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका ए, मिशन विवरण। क्या मिशन है, क्या विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मल ऑफ वर्क यूनिट or group within the organization is called control. Division of a labor through the formation of work unit, vertical specialization, horizontal specialization, coordination। किसी संगठन के भीतर कार्यों, इकाइयों या समूह के गठन के माध्यम से श्रम विभाजन को क्या कहते हैं, नियंत्रण, लंबवत कार्य विभाजन की, लंबवत विशिष्टीकरण, क्षैतिज विशिष्टीकरण या समन्वय। कह रहे किसी संगठन के भीतर इकाइयों या समूह के गठन के माध्यम से श्रम विभाजन को, विभाजन करा है आपने, ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, क्षैतिज विशिष्टीकरण, हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन। सॉरी। The set of mechanism used to keep activity and output with predetermined limit is called coordination, vertical specialization, control, formalization। पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर क्रियाओं और उत्पादन को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र को कहते हैं। पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर क्रियाओं और उत्पादन को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के समूह को क्या कहते हैं, समन्वय, लंबवत विशिष्टीकरण, नियंत्रण, औपचारिक। सही होगा आंसर आपका नियंत्रण। नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर क्रियाओं को पहले से आपने निर्धारित कर रखा और उत्पादन को रखने के, आप इसमें क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में पहले से कुछ फिक्स कर लेते हैं टारगेट, ठीक है। और इसमें जो होती है आप एक प्लान परफॉर्मेंस मान लेते हैं और उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं। आपने सोचा 1000 यूनिट बनेंगी, बनकर आई 900 यूनिट, ठीक है। तो इसका जो ये डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा है, ठीक है, इसका पता लगाते हैं। ये सब क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। तो इसमें कंट्रोलिंग आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, इसमें पूर्व निर्धारित सीमाएं हैं ये, ठीक है। इसके भीतर अब उत्पादन जो है आपका ये हुआ है तो इसको रख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल इस प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या जरूरी है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ द प्लानिंग, ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी, इंटरनल कोऑर्डिनेशन, जॉब इवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक कदम है। क्या करें, आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें आप नियोजन के आधार पर स्थापना करेंगे, अधिकार अंतरण करेंगे, आंतरिक समन्वय करेंगे, कार्य मूल्यांकन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका होगा अधिकार नियंत्रण, ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी, या इसको इकबाम ऑफ कंट्रोल, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, अधिकार अंतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेजेस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या फायदा है, इजी ऑफ फॉर्मेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन,
मिनी मिनिमल रेगुलेशन ऑल ऑफ द अबव, निम्नलिखित में से कौन सा एकल स्वामित्व का लाभ है? गठन की आसानी, संचालन में लचीलापन, न्यूनतम विनिमय और उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन द बेसिस ऑफ, डिविडेंड आप किस बेसिस पर देते हैं? पेड अप कैपिटल पर, ऑथोराइज्ड कैपिटल पर, होल्ड अप कैपिटल पर, इशूड कैपिटल पर। लाभांश का आमतौर पर इस आधार पर भुगतान किया जाता है? प्रदत्त पूंजी पर, पेड अप कैपिटल पर, अधिकृत पूंजी पर, याचित पूंजी पर, निगमित पूंजी पर। तो सही आंसर होगा आपका ए, प्रदत्त, जिसने जितना पेड कर दिया है उसके अकॉर्डिंग। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ दिखाया जाता है? रिजर्व सरप्लस में, करंट लायबिलिटी और एंड प्रोविजन में, शेयर कैपिटल में, या इन सभी में? प्रतिभूति प्रत्यय संचय खाता आर्थिक चिट्ठे दायित्व पक्ष में किस शीर्ष के तहत दिखाया जाता है? संचय और अतिरेक में, चालू दायित्व एवं प्रावधान में, प्रावधान में, अंश पूंजी में, या इन सभी में? तो करेक्ट आंसर होगा आपका। और देखिए ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, मैंने आपसे भी शुरू में भी कहा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप अच्छे से याद कर लें कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कौन सा सेक्शन इसके बारे में आता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी एक पार्ट, दूसरा एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो पार्ट होते हैं उसमें एक सबसे पहले होता है आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर भी रिजर्व सरप्लस होता है, तो रिजर्व सरप्लस में इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिकेट द आइटम appearing इन द सरप्लस अकाउंट। सरप्लस अकाउंट, पोस्ट डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड और नन ऑफ दीज। अधिशेष खाते में दिखाई देने वाली को इंगित करे। प्रस्तावित लाभांश, कराधान के लिए प्रावधान, भविष्य निधि में अंशदान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका ए, प्रस्तावित लाभांश। पोस्ट डिविडेंड को हम कहाँ दिखाते हैं? सरप्लस अकाउंट में दिखाते हैं। नेक्स्ट, इफ गुड्स वर्थ 10,000 आर सोल्ड अप्रूवल सेल बेसिस, देन द ट्रांजैक्शन इज एडजस्टेड ऑन द डेटा अकाउंटिंग सेल्स स्टॉक डेटर्स। यदि 10,000 रुपए का माल अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया है तो लेखांकन की तिथि पर लेन देन का समायोजन किया जाता है। विक्रय में से, स्टॉक में से, देनदारों में से, या प्रयुक्त में से सभी। करेक्ट आंसर होगा आपका प्रयुक्त में से सभी। विक्रय, स्टॉक, देनदार सभी में से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन डिसोल्यूशन, ऑन डिसोल्यूशन of a partnership firm, its assets transferred to the realization account at book value, at market value, at book value and market value, which is lower at realizable value। फर्म के विघटन पर इसकी संपत्ति वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती है। पुस्तक मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, बाजार और पुस्तक मूल्य दोनों में से जो भी कम हो, या वसूली योग्य पर। तो सही आंसर होगा आपका ए, पुस्तक मूल्य पर, पुस्तकों में जो लिखी हुई है जिस रेट पर। नेक्स्ट, एंट्री ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ प्रिपरेशन एक्सपेंसेस अफेक्ट्स। आप जो एडजस्टमेंट की एंट्री बना रहे हैं वो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है आपके लिए? ये है आपका एसेट, और एसेट जब बढ़ती है तो आप इसको डेबिट करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट को आप इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो डेबिट करेंगे, और टू आप इसको कैश करेंगे, आपने ये पेड कर दिया है, कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आप बना देंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये किस किस को अफेक्ट करेगी? एसेट एंड एक्सपेंसेस। देखिए एक तो एसेट को तो कर ही रही है, कैश आपकी एसेट है, और ये भी क्या है? ये भी एसेट है, यहाँ इसको भी कर रही है। एसेट एंड इनकम को, लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस को, लायबिलिटी एंड एसेट को पूर्वदत्त व्यय का समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है। संपत्ति व्यय को, संपत्ति आय को, दायित्व एवं व्यय को, दायित्व एवं संपत्ति को। तो देखिए सही आंसर क्या बन रहा है आपका? एसेट और एक्सपेंसेस को, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एसेट तो बढ़ ही रही है, साथ में आपको जो एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस है आने वाले समय में आप उसको भी माइनस करोगे।
कम दोगे क्योंकि अभी आपने दे दिया है, तो दोनों को ये अफेक्ट करेगी, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो गया पहला। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर आर, क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, रेगुलेटर होते हैं। क्या रेगुलेट करते हैं? नहीं, ये होते हैं उधार देने वाले क्रेडिटर। ऋण पत्र धारकारी कौन होते हैं? लेनदेन होते हैं। इन्होंने बिजनेस को पैसा दिया है बिजनेस करने को, इसलिए क्या है, लेनदार अपना पैसा लेंगे। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, द बैलेंस ऑफ द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय खाते में, सामान्य संचय खाते में, शोधन कोष खाते में, लाभ हानि में। सही आंसर होगा आपका सामान्य संचय खाते में, जनरल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। देखिए दोबारा रिपीटेड किया जा रहा है, वहां आपसे अमाउंट पूछा था 10 रुपए वाला, और अब उसी में से पूछ लिया कि मैंने जो बताया था उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड अप अमाउंट। ठीक है, तो ये पूछ रहा पेड अप अमाउंट ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, द अमाउंट कॉल्ड अप ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, द अमाउंट नॉट कॉल्ड अप ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर फॉरफिटेड। जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश के पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। हरित अंशों की चुकता राशि से, हरित किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से, हरित हरित मतलब फॉरफिटेड, हरित अंशों का याचित नहीं की गई राशि से, हरित किए गए अंशों के अंकित मूल्य से। तो सही क्या होगा आपका, द अमाउंट कोल्ड अप ऑन द फॉरफिटेड शेयर। जो भी शेयर छीने हैं उन पर कितना अमाउंट कोल्ड अप किया है, कितना मांगा गया है, उस अमाउंट से हम क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल को। आगे देखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट 3,60,000। अनपेड सैलरी अभी आपकी जो आपने नहीं दी है 20,000 है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि आपने एडवांस में दे दिया है 26,000 है। प्रॉफिट आफ्टर अबव एडजस्टमेंट, अगर आप इनको एडजस्ट करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा। तो कभी कभी इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3,60,000 दिया हुआ है। आपने क्या किया है, अनपेड सैलरी जो आपने अभी नहीं दी है तो उसको भी दे दो, चलो माइनस कर दो इसको, 20,000 दे दो, इस साल की है तो दे दोगे तो कितनी बचेगी, 3,40,000। वैसे मैंने अपनी वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन कराए हुए हैं जो मैं आपको अक्सर वीडियो लेता रहता हूँ। जैसे मैंने फतेह सीरीज भी कराई है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन जरूर हुए हैं। और ऐड क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे आप किसको, जो आपने इंश्योरेंस प्रीपेड कर दिया, मतलब इस साल का था भी नहीं फिर भी आपने पेड कर दिया, बताओ। तो वापस इसको क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। तो 3,66,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3,66,000 ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेसिस ऑफ द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट, consolidated of the accounts subsidiary companies with the those their parent companies, revealing the market value of the securities, revealing the sale operating information in the income statement। चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है स्थायी संपत्ति के प्रायोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाना, सहायक सहायक कंपनियों के लेखा को उनकी मूल कंपनियों के लिए समेकित करना, प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को प्रकट करना, आय विवरण में विक्रय एवं परिचालन सूचनाओं का प्रदर्शन करना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो सही आंसर होगा इसका पहला, डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल ऑफ एसेट। देखिए गोइंग कंसर्न कहता है कि व्यापार जो है हमेशा के लिए चलता रहेगा। अब जब आप सोच के चल रहे हैं व्यापार हमेशा के लिए चलता रहेगा, और आप एक एसेट को 1 लाख में खरीद कर लाते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये 10 साल तक काम आएगी, तो आप इस खर्चे को 1 साल ही क्यों मानेंगे, आप इस खर्चे को 10 साल मानो। तो हर साल इसमें क्या है, 1-1 लाख रुपए सोच लो, इसको क्या सोचोगे, 1-1 लाख रुपए को सोचोगे, डेप्रिसिएशन है, मतलब ये आपका लॉस है, हर साल जो लॉस हो रहा है। तो हर साल आप 10 साल तक इसको एडजस्ट करते जाओगे, मतलब डेप्रिसिएशन मानते जाओगे, मशीन को घिसाते जाओगे। एक ही साल क्यों घिसा रहे हो जब आपको पता कि बिजनेस हमेशा के लिए चलेगा। तो आपको ये याद रखना है चालू, या आप ये याद रखना कि जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कौन से कॉन्सेप्ट पर चार्ज किया जाता है, कि कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है, गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? एबीसी का 1:25 और 110 है। आफ्टर ए रिटायरमेंट, ए का रिटायरमेंट हो जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का क्या होगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ए बी सी कितने हैं? तीन पार्टनर। पहले का रेशो क्या? पहले का शेयर 1:2, दूसरे का 2:5 और तीसरे का है 1:10। कौन चला जाता है? ए चला जाता है। बचे कौन? बचे आपके, कौन बचे हैं आपके? ये ए और बी सी बचे हैं। तो बी सी का नया रेशो, रिमेनिंग रेशो क्या होगा? देखिए, यही होगा जो है, कुछ नहीं कह रहा तो यही होगा 2:5 1:10। लेकिन यहाँ दे रखे नहीं है इसलिए ऐसा, तो क्या करोगे? सेम नंबर की मतलब 10 के यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 10 के यहाँ कर लो। तो 5 से इसे काटोगे 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 रेशो। 10 से 10 को काटोगे 1, तो 4:1 आ गया। तो आपका आंसर पहला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड टू द कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट एप्रोटिनमेंट, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। लागत इकाई को ऊपरी व्यय का आवंटन कहलाता है। लागत वितरण, लागत विभाजन, लागत अधिशोषण, लागत वर्गीकरण। तो सही आंसर होगा आपका लागत विवरण, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। विच मेथड ऑफ अप्रेजल इज अडोप्टेड टू द हॉस्पिटल्स? यूनिटी अप्रेजल, ऑपरेशनल अप्रेजल, मल्टी मेथड अप्रेजल, सब फंक्शनल अप्रेजल। चिकित्सालयों में परिव्याकन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? इकाई परिव्याकन या परिचालन परिव्याकन, बहुविधि परिव्याकन या उपकार्य परिव्याकन। तो सही आंसर होगा आपका ए, सॉरी, सही आंसर होगा आपका बी, परिचालन परिव्याकन, ऑपरेशनल एप्रिएसल। ठीक है, ये मैंने आपको कराए हुए हैं। अगर आप देखेंगे आरपीएससी की जो मैंने तैयारी कराई है उसमें ये क्वेश्चन कराए हैं। नॉन एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स, तो ये याद रखना था आपको, ऑपरेशनल एप्रिएसल। नॉन एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स income from sale of wild grass, non-agriculture income from the fisheries, income from the mining rights fee, all of the above। गैर कृषि आय में सम्मिलित है। तो गैर कृषि आय में क्या सम्मिलित होगा? उपयुक्त सभी। जंगली घास की बिक्री से आय हुई है, मत्स्य पालन से हुई है, खादानों के अधिकार से हुई है, सभी गैर कृषि में आते हैं। If selling price of per unit is 10, variable cost per unit 6 and total fixed cost 48, then interesting point will be, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? यदि प्रति इकाई मूल्य 10 रुपए, प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या है? 10 रुपए। सेल पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 10 रुपए। परिवर्तनशील लागत मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6 रुपए। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आपकी 4 रुपए पर यूनिट। कुल स्थिर लागत कितनी है? 48,000 कुल स्थिर लागत भी दी हुई है। तो सम विच्छेद बिंदु बताइए कितना होगा? मैंने कहा था ना आपसे, ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लें। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट का यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए थे, तो तीनों में से आप कौन सा लगाएंगे? आप लगाएंगे फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट और अपॉन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा आपका? फिक्स कॉस्ट तो देखो आपको दी है कितनी, 48,000 इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है आपका 10 और अपॉन कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितना है? 10, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6। तो ये कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका 6 माइनस 10 - 6 4 आ जाएगा। 4 से इसे काटेंगे अब 12 आ जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,20,000 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही होगा। इसको आप अच्छे से कर लें, ब्रेक इवन पॉइंट चैप्टर को। और भी अगर आपको जरूरत हो तो मैं इस चैप्टर को और भी करा दूंगा, बस आप कमेंट में एक बार लिख देना यदि आपको जरूरत हो। तो दोबारा इन सभी फॉर्मूले को, इन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा। इफ द करंट रेशियो ऑफ अ फर्म इज 2:1 एंड वर्किंग कैपिटल इज 90,000, देन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी विल बी। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप यहीं से
कर लेंगे इसको यहीं से मान लेंगे। आप कहेंगे इससे ही मान लेंगे कि आपकी जो करंट रेशियो होता है वो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और वो कितना दिया है आपको 2.5 अपॉन 1 दिया है, तो आप इसी से मान लेंगे। आप कहेंगे एक्स तो है आपकी करंट लायबिलिटी और 2.5 है आप एक्स है आपका ये करंट एसेट। तो वर्किंग कैपिटल का रेशियो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो ये होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब आपकी यहाँ वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है? 90,000 दी हुई है, ठीक है। और करंट एसेट कितना दिया हुआ है? ये आपने माना है 2.5 एक्स माइनस एक्स, तो ये कितना बच जाएगा? इधर बच जाएगा 1.5x, ठीक है। इधर क्या है आपका 90,000, तो 90,000 को अब आप डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे 90,000 को? 1.5 से, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट से यहाँ जीरो लगा देंगे और 15 छिक्का 90 60,000, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60,000। तो x क्या माना था आपने? करंट लायबिलिटी पूछा, क्या है? करंट लायबिलिटी ही पूछा है, तो 60,000 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not the technique of business forecasting? Budgeting, profit planning, fixation of cost standard, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवसायिक पूर्वानुमान की तकनीक नहीं है? बजटन, बजटन नहीं है, लाभ नियोजन नहीं है, लागत मानकों का निर्धारण नहीं है, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण। तो ये जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं डी ऑप्शन सही होगा। डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी इज कॉल्ड। टैक्स असेसमेंट कहलाता है, इन्वेस्टिगेशन कहलाता है, रिव्यू कहलाता है, नन ऑफ दीज। कर देयता निर्धारित करने को क्या कहते हैं? कर निर्धारण कहते हैं, जांच कहते हैं, समीक्षा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका, इसको कहते हैं कर निर्धारण, टैक्स असेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड। नेशनल इनकम में होता है, मैक्रो की बात हो रही है भाई, मैक्रो की। नेशनल इनकम में, इंटरनेशनल ट्रेड में, बिजनेस साइकिल में, या ऑल ऑफ द अबव। किस में होता है? व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित है। राष्ट्रीय आय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार चक्र, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर आंसर उपयुक्त सभी है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय इसी में आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसमें ही आएगा, ठीक है। एक इकोनॉमी की बात नहीं हो रही। व्यापार चक्कर देखिए, व्यापार चक्कर तो हमारे देश का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, किसी किसी का भी हो सकता है, पता कुछ नहीं। तो जब ये दो हो गए तो तीसरे को भी हम यही मानेंगे कि सभी के लिए बात हो रही है, सभी की बात हो रही है, तो मैक्रो में ही आएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज मेजर ऑफ। तो जो कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, ये क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, डिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध नहीं, सहसंबंध गुणांक का एक मापक है। दो चरणों के मध्य संबंध, दो चरणों के मध्य रेखीय संबंध, दो चरणों के मध्य स्वतंत्रता का, दो चरणों के मध्य निर्भरता का। तो सही आंसर होगा आपका बी, दो चरणों के मध्य रेखीय संबंध, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डेटा इज नॉट सुटेबल फॉर कैलकुलेटिंग पर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। पेर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए किस प्रकार के आंकड़े उपयुक्त नहीं होते हैं? नामात्र के, क्रमवाचक के, अंतराल के, अनुपात के। सही होगा आपका नामात्र, नॉमिनल डेटा। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज कैलकुलेटेड। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो देखिए वैसे तो सिंपल है, सबको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अपॉन सेल, लेकिन यहाँ देखना सेल में भी क्या कहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस सेल, ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल, नेट प्रॉफिट नेट सेल। तो देखो भाई नेट प्रॉफिट को तो काट ही दो, अब बचे ये आपके यहाँ, तो नेट सेल लोगे या ग्रॉस, या आप ग्रॉस सेल लोगे इनटू 100। ये है पॉइंट। आप क्या करेंगे? नेट सेल लेंगे, बिल्कुल नेट सेल लेंगे, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती? बिजनेस, जॉब, चैरिटी, प्रोफेशन। तो जो चैरिटी है, परोपकार जो है, इसमें आप क्या करते हैं, ये पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मैनेजमेंट पॉलिसी मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ, प्लानिंग का है, डायरेक्टिंग का, कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोलिंग का। प्रबंध में नीति निर्धारण किसका हिस्सा है? नियोजन का, निर्देशन का, समन्वय का, नियंत्रण का। देखिए ये भी ऐसे ऐसे सिंपल बता रहा हूँ, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये किसका है? प्लानिंग का। कार्पलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज लिमिटेड ऑफ, तो इसकी लिमिटेड क्या होती है? +1 तक, +2 तक, +3 तक, नन ऑफ द अबव। कार्पलेशन की बात हो रही है, तो इसका होगा आपका ऑप्शन ए, +1 तक। लिमिट पूछा ना, 1 तक। कैलकुलेशन का जो सहसंबंध गुणांक का मान होता है वो -1 से +1 तक होता है। तो इसने कहा है लिमिटेड ऑफ, कहाँ तक लिमिट होती है? कहाँ तक लिमिट होती है? +1 तक। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका यही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं री इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट। ठीक है, माल जब निर्यात करने के उद्देश्य से आयात किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? आयात, निर्यात, पुनर्निर्यात या विदेशी व्यापार। तो आंसर होगा सी, री एक्सपोर्ट, मतलब पुनः निर्यात। तो सही आंसर होगा आपका पुनः निर्यात। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि देखिए कितनी स्पीड से आपका काम हो रहा है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी एक बूंद पानी नहीं पिया है। बस यही है कि आपका ये पूरा पेपर करा दूं, उसके बाद क्या कितनी तगड़ी प्यास हो, बस उद्देश्य एक ही है, आपको इस बार जॉब मिल जाए। और मेरे चैनल को आप जरूर कमेंट में लिखिए कि सर आपने, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी मुझ मैंने दिलाई, लेकिन हाँ आप ये जरूर कहें कि हाँ सर आपके यहाँ से काफी हेल्प मिली थी, तो बस मेहनत वसूल हो जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। द थ्योरिटी द थ्योरी that keeping a country open to world market provides an opportunity to utilize unemployment and underemployment resources is called Richardian theory, Ricardian theory, या Hax Rohil theory, या वेट फॉर सरप्लस प्योर थ्योरी, स्ट्रेटेजिक थ्योरी, रणनीतिकार व्यापार सिद्धांत। तो विश्व बाजारों के लिए किसी देश को खुला रखने से बेरोजगार और बेरोजगार संसाधन का उपयोग करने का अवसर मिलता है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? कि कोई भी किसी का संसाधन यूज कर सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका वेट फॉर सरप्लस, वेट फॉर सरप्लस थ्योरी। The practice of adding note in the respect of contingent liability in the accounting statement is comply with convention of consistency, monetary measurement concept, convention of conservatism, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। देखिए नाम से ही आ रहा है डिस्क्लोजर, प्रकटीकरण की प्रॉपर्टी, मतलब पूर्व प्रकटीकरण होना चाहिए। तो आंसर यही आ रहा है, पूरा प्रकटीकरण होना चाहिए। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ आप, यदि कोई कॉन्टेजेंट लाइबिलिटी है, ऐसी लाइबिलिटी जिसका देना ना देना फ्यूचर पर किसी घटना पर निर्भर करता है, उसको कॉन्टेजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो उसको भी दिखाया जाता है नोट टू अकाउंट में। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर कहता है, पूर्व प्रकटीकरण की प्रॉपर्टी कहती है कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको दिखाना चाहिए। द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म इज अप्लाइड। देखिए कंजर आ गया आपका, ठीक है, कंजर्वेटिज्म आ गया। प्रोवाइड डिस्काउंट ऑफ क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट्स, क्रिएटिंग रिजर्व फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नन ऑफ दीज। रूढ़िवादिता की प्रॉपर्टी लागू होती है, कहाँ लागू होती है? प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट पर नहीं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट्स पर, प्रोविजन फॉर डाउट बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स पर बिल्कुल होती है। तो आंसर सही क्या होगा? बी सही आंसर होगा इसका। ठीक है, बी आंसर सही होगा। क्योंकि ये कहता है ना कि फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए हमें प्रोविजन करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। ये क्या आ गया? इफ द शेयर 10 on which 6 has been paid is green listed, it can be reused at the following minimum price। तो कह रहे हैं कि यदि 10 रुपए की एक अंश जिस पर 6 रुपए का भुगतान हुआ है,
10 में से कितना मिले हैं? अभी 6 रुपए मिले हैं। को हरित किया जा सकता है, फॉरफिटेड किया जा सकता है, तो इसके न्यूनतम मूल्य पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है। अब देखो भाई, इसमें 6 रुपए तो भुगतान हो गया, प्राप्त। 6 रुपए तो प्राप्त हो गए, पहली बात। 6 रुपए आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो आपको कितने चाहिए? 4 रुपए। तो आप इसको कह रहे हैं कि पुनः न्यूनतम किस मूल्य पर आप इसको निर्गमित कर सकते हो? कम से कम 4 रुपए पर आप इसको दोबारा निर्गमित कर सकते हो। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है? अब आप 5 पे बेच दो इसको, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, पर 4 से कम नहीं बेच सकते, क्योंकि इस पे आपको अभी 4 रुपए और चाहिए। 6 ही मिले हैं अभी इस पर। According to the Malthus, population increase arithmetically, geographically at the constant rate, none of the above. देखिए, जो माल्थस थे वो कहते थे जो आपकी जनसंख्या है, जो जनसंख्या जो बढ़ती है वो अंगणित बेसिस पर नहीं बढ़ती, वो बढ़ती है ज्योमेट्रिकल बेसिस पर। ज्योमेट्रिकल बेसिस पर, जैसे आज एक है, कल हो जाएगी कल 2 का स्क्वायर, परसों 4 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है? नेक्स्ट, प्रोडक्शन फंक्शन इज रेशनल फंक्शन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इनपुट एंड आउटपुट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्राइस एंड डिमांड। उत्पादन फलन किससे संबंधात्मक फलन है? उत्पादन फलन किसका? लाभ और लागत का, आगत और निर्गत का, लाभ एवं हानि का, कीमत और मांग का। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन भी अलग अलग नहीं, ऑप्शन सही है। ठीक है, मैंने सोचा ऊपर नीचे हो गए हैं। तो सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा आपका इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट में रिलेशन दिखाता है। आप परफेक्ट कोरिलेशन एक्सप्रेड एज, जो परफेक्ट कोरिलेशन होगा वो क्या होगा? परफेक्ट कोरिलेशन की बात हो रही है, तो परफेक्ट कोरिलेशन क्या होगा? प्लस सी को हम परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस वाले को नेगेटिव, प्लस वाले को पॉजिटिव। द इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज टेकन एज द बेस ईयर। बेस ईयर हमेशा क्या मानी जाती है? जब आप इंडेक्स निकालते हैं, तो तब बेस ईयर आपकी 100 ली जाती है। इफ लेस्प्रे इंडेक्स 121 है, पाश्चे इंडेक्स 144 है, तो फिशर का इंडेक्स क्या होगा? अब आपको याद है ना, मैंने दोनों का बताया था फिशर का क्या होगा। तो लेस्प्रे का इंडेक्स, ठीक है, लेस्प्रे का इंडेक्स ले रहा है ये, और साथ में किसका ले रहा है ये? 144, ये फिशर का भी ले रहा है। तो 21 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, 121 का तो क्या आ जाएगा? 121 का क्या आ जाएगा आपका? 121 और गुणा 144, और 144, तो 12 की 12 में 144 होता है, और 11 की 11 में 121। अब इनकी गुणा कर लीजिए आप। ठीक है, 12 एकम 12, 12 एकम 12 रे 13, तो क्या आ जाएगा? 132। ठीक है, 132 आपका करेक्ट होगा। आगे ना, ये जो मैं बता रहा था दोनों को फॉर्मूले में ले लेता है। The absolute value of difference between the unbased point estimated and corresponding population parameter is called absolute error, standard error, sampling error, none of the above. एक निष्पक्ष बिंदु अनुमान और इस जनसमूह प्रचालक के बीच के अंतर को पूर्ण मूल्य कहते हैं। समग्र त्रुटि, मानक त्रुटि, प्रतिचयन त्रुटि, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका प्रतिचयन त्रुटि, सैंपलिंग एरर इसको कहेंगे। सैंपलिंग में एरर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनरीज सर्वे मेथड इज यूज्ड टू कलेक्ट टर्शियरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्वेश्चनरीज, प्राइमरी डेटा, या नन ऑफ द अबव। प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि, जिसमें किसी भी जवाब देने वाले को एक प्रश्नावली बनाकर भेज देती है, और उसका उसको ये श्योरिटी दी जाती है कि जो आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपको गुप्त रखी जाएगी, आप इसको इन्फॉर्मेशन को जरूर दे, तो वो इन्फॉर्मेशन देकर भेजता है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अब देखो, आंसर तो मैंने ही दे दिया, जिसके बारे में आप ले रहे हैं, तो वो तो अपनी प्राइमरी देगा ना, प्राथमिक संबंध देगा। इनकम अर्न बट नॉट रियलाइज इन कंसीडर एड एज, आपको इनकम हो गई है लेकिन आपको वो मिली नहीं है, प्राप्त नहीं हुई है, तो ये तो आपकी एसेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपकी क्या बन जाएगी? संपत्ति बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस मनी रिसीव्ड अ कस्टमर फॉर फ्यूचर सप्लाई गुड्स। अभी आपने एडवांस जो मनी ले ली है, तो आपके लिए लाइबिलिटी बन गई। अब लाइबिलिटी भी कैसी बन जाएगी? करंट लाइबिलिटी, जो इस जल्दी से जल्दी आपको
माल पहुंचाना ही है। तो ऐसे भी देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सेल बजट इज फ्रैक्शनल बजट, मास्टर बजट, एक्सपेंडिचर बजट, नन ऑफ दीज। विक्रय बजट एक कार्यात्मक बजट है, मास्टर बजट है, व्यय बजट है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका ए, क्रियात्मक बजट, फंक्शनल बजट है ये। The difference between fixed and variable cost is special importance is making the case. Flexible budget, master budget, case budget या none of these। जिसे बनाने में स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत के मध्य अंतर का विशेष महत्व है वह है। जिसे बनाने में स्थिर और परिवर्तनशील लागत के मध्य अंतर का विशेष महत्व है, वो कौन सा बजट है जिसमें परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत के जो बीच अंतर है उसको बहुत महत्व दिया जाता है, विशेष महत्व दिया जाता है, वो होता है लचीला बजट, फ्लेक्सिबल बजट। इफ मशीन आर 80,000 फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्जर्वेशन ऑफ 8 पर मशीन देन द ऑब्जर्व फैक्ट्री ओवरहेड इज। यदि मशीन घंटा 8,000 रुपए है, कारखाना ऊपरी व्यय अधिशोषण दर मशीन 8 रुपए है, अधिशोषण कारखाना ऊपरी व्यय क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 64,000। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके डीपली भी कराऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, डीपली भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है मैं डीपली भी करा दूंगा। द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ऑन बेस्ड अकाउंटिंग। जो प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग में किसके बेस्ड होते हैं, पार्टिसिपेट पार्टिकुलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वेंशंस इन रिकॉर्डिंग, नन ऑफ द अबव। लेखांकन के सिद्धांत आधारित होते हैं व्यवहारिकता पर, व्यक्तिपरकता पर, अभिलेखन में सुविधा पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका अभिलेखन में सुविधा पर, कन्वेंस इन रिकॉर्डिंग। द रिलेशन बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क इज डायरेक्ट इनवर्स। देखिए लिक्विडिटी एंड रिस्क, लिक्विडिटी जितनी अधिक होगी रिस्क उतना कम होगा ज्यादा होगा। तो इन दोनों में लिक्विडिटी बढ़ने से रिस्क बढ़ता है या कम होता है, क्या कहेंगे आप, कम होगा या बढ़ेगा। देखिए ये इनवर्स होता है, अगर लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो रिस्क कम होगा, तो इनवर्स रिलेशन होगा, विपरीत होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम की बात कर रहा है तो मैक्सिमम एक प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं 200। मिनिमम कितने होते हैं, एक उसमें दो हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम इनफाइनेटिव नो लिमिट। ये आपको याद रखना। पार्टनरशिप में भी दो हो सकते हैं और अधिक से अधिक आपके कितने हो सकते हैं, पार्टनरशिप में 50 हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम 10 हो सकते हैं, अधिक से अधिक इनफाइनेटिव हो सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट, नेशनल सैंपल सर्वे, सर्वे ऑफ कंडक्ट सर्वे सोशो इनकम सर्विस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिलेटेड इशू, डेमोग्राफिक इशू, ऑल ऑफ द अबव मेंशन इशू। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण करता है सामाजिक आर्थिक विषयों पर, कृषि उद्योग संबंधी विषयों पर, जनकी संबंधों पर, उपयुक्त में से सभी पर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका किस पर करता है, ये करता है आपका सभी पर, उपयुक्त सभी पर, सामाजिक आर्थिक कृषि सभी पर कराता है ये। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ द रेगुलेशन कोफिशिएंट इज जीरो देन द टू वेरिएबल आर डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, क्या रही जीरो आ रही है, या कोरिलेटेड हो गए, क्वांटेंट हो गए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पूछा, पहले पूछा था, उसमें से ही दोबारा बनाकर ये दिया है। तो ये इंडिपेंडेंट होंगे जब उनमें कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो आ रहा है। तब ये पूछा था कि जीरो कोफिशिएंट है, हाँ यही पूछा था जब भी लंबा करके पूछा था। जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील विद, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में, दोनों में। प्रबंध लेखांकन संबंध रखता है, प्रबंध लेखांकन संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है, दोनों तरह से। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। होलसेलर इज लिंक एज इंटरमीडिएटरी, किस किस के बीच लिंक होता है होलसेलर, मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के, मैन्युफैक्चरर स्टॉक कीपर के, मैन्युफैक्चरर रिटेलर के, रिटेलर और कस्टमर के। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, बिटवीन मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, इन दोनों के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द
ज्योमेट्रिक मीन किसका ज्योमेट्रिक पर होता है? लेस्प्रे, फिशर, पाश्चे या बाउले? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है आपको। किसका होता है? तो ये किसका होता है? फिशर का होता है। ठीक है, फिशर। क्योंकि देखिए ये क्या है, आदर्श सूचकांक कहा जाता है और ज्यादा इसी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल एज अ रिजल्ट इन इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट के बढ़ने से जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? वो ग्रेटर इन एवरेज कॉस्ट होगी, लेस देन एवरेज कॉस्ट होगी, इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट होगी, नन ऑफ द अबव होगी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका औसत लागत से कम होगी, लेस देन एवरेज कॉस्ट होगी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट कम होगी किससे? एवरेज कॉस्ट से। ये आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन टैरिफ बैरियर? निम्नलिखित में से कौन सा थ्रेशोल्ड प्रतिबंध नहीं है? वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिट्रेंट, हेल्थ एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, एडवेंचरमेंट ड्यूटी। स्वैच्छिक निर्यात संयम, स्वास्थ्य और उत्पाद मानक, पर्यावरण संरक्षण कानून, मूल्य अनुसार शुल्क। तो सही आंसर होगा इसका डी, मूल्य अनुसार शुल्क लेना। ये नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। और अगर यहाँ पर देखें टाइम की बात करें तो कितना टाइम लगा है हमें? 1 घंटा 55 मिनट, मतलब मैक्सिमम हम कह सकते हैं 2 घंटे से भी पहले हमने इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर दिया है। और ठीक है, 2 घंटे से भी पहले। और हमें करना भी 2 घंटे से पहले ही है, 2 घंटे में ही करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी चीज की भी आपको हेल्प है, किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।